आजाद वो आदमी है जो अपने समाज के स्वाभिमान सम्मान के लिए, जो गरीबों कमजोरों के सम्मान के लिए अगर उसकी जान को भी अपनी बाजी लगानी पड़े तो वो अपनी जान की बाजी लगाने पीछे नहीं हटता। बताओ किस वजह से जानते हो भाई? कहीं किसी पर जुल्म होता है, चंद्रशेखर जाता नहीं जाता है? किसी बहन बेटी का अपमान होता है, किसी गरीब को सताया जाता है तो उसकी आवाज उठाने जाता नहीं जाता है? जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज्यादा मुकदमे झेल रहा हूं मैं। 16-16 महीने जेल में रहा, लाठियां खाई, मेरे पैरों के नखून तक खींच लिए गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है। इन्होंने तमाम ताकत लगाई कि इस आदमी को मार दे, फिर इनसे भी नहीं रुका तो फिर 4-4 गोली चलाई, गोलियों से भी नहीं मरा तो अब तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। कल रात हमारी 5-6 गाड़ियों में रात को पत्थर बजा बजा के हमारी गाड़ियां तोड़ दी। ठीक है, जितना जुल्म पर उन पे हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो चाहते हैं चंद्रशेखर गुस्सा कर जाए, मैं गुस्सा करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। वो चाहते हैं कि मैं इनसे भिड़ जाऊं। मैं इनकी एक दिन में कल ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन मैं इनको भिड़ना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये चुनाव है, मैं इस चुनाव को पूरा करना चाह रहा हूं। चुनाव के बाद मैंने बताऊंगा गाड़ी कैसे तोड़ी जाती है। रात के अंधेरे में चोर की तरह आके गाड़ी तोड़ने वालों को मैं इनको चुनाव के बाद बताऊंगा। मैं चुनाव की वजह से चुप हूं, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं चाहता, मुझे पता है इनको एक खबर लगी कि ये दलित समाज के लोग तो कसम खा के चंद्रशेखर के साथ हो गए। इन्होंने तय कर लिया कि भाई इस बार हमें अपने गरीब भाई को ताकत देनी है, वही आदमी हमारी जिंदगी बदलेगा। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये भी मन बना रहे हैं दलित समाज को देख के कि भाई यही आदमी हमारी लड़ाई लड़ रहा है। और पिछड़े वर्ग के लोग भी मन बना रहे हैं, किसान भी मन बना रहे हैं, क्योंकि रिजर्व सीट है, सबको शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को वोट देनी है। तो वो कह रहे अगर देनी है तो ऐसे को दे जो जाके हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठा सके। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी 13 महीने। यहाँ महिला किसानों की बेटियां, पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनका अपमान हुआ, उनकी लड़ाई लड़ी। एनआरसी में मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा रहा। जहां भी किसी पे 49 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी, पिछड़े वर्ग के बच्चों की, पुलिस की लड़ाई लड़ी, जितनी भी समस्या इसके साथ आई देश भर में मैंने सबकी लड़ाई लड़ी। गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ी। तो हर कोई कह रहा है कि भाई देखो उस आदमी का हक बैठता हूं, उसको ताकत देंगे तो डर गए। तो डर के कारण क्या कर रहे हैं, इस तरह की कारण हरकत कर रहे हैं। इनसे थोड़ा डरता हूं मैं, आप नहीं जानते ताकत को मेरी। अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो ये भाग जाएंगे हम सब लोग छोड़ के। ठीक है, और मगर मैं इसलिए गुस्सा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं गुस्सा करूंगा और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो हमारी ताकत नहीं बनेगी। हमारी ताकत नहीं बनेगी तो मैं अपनी माओ बहनों के आंसू नहीं पूछ पाऊंगा। मैं जो करना चाहता हूं उनके लिए कि 500 रुपए वाली पेंशन बढ़ के 5000 रुपए होनी चाहिए। सरकार को इन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इनको रोजगार देना चाहिए। रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दो। अगर पक्का कच्चा दोनों नौजवान नहीं दे सकते तो इनको लोन दो कि ये कोई अपना व्यापार कर लें। जब आप अडानी अंबानी को लोन देते हो तो इन गरीबों को भी दो और हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करा के दो। उसके साथ साथ देखो, मैं बुनियादी बात बताता हूं। आज तक आपने किसी नेता के मुंह से सुना होगा अपने जिसने पार्लियामेंट में जाके कहा हो या असेंबली में कि भाई हमारे यहाँ एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए क्योंकि हमारे वहां रहने वाले गरीब लोगों को भी अच्छे इलाज की जरूरत है। प्राइवेट अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं और गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता, तो वहां एक अच्छा एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए। किसी नेता सुना आपने आज तक? तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप अस्पताल के बाहर मरो या अस्पताल के अंदर? किसी ने कहा कितने पढ़े लिखे नौजवान बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, हाई स्कूल, इंटर करके घूम रहे हैं, ग्रेजुएट होकर घूम रहे हैं, ना बैकलॉग भरा जा रहा, ना कोई उद्योग लग रहा है जो रोजगार मिल जाए। आप बताओ, यहां से आपके पास से हरिद्वार थोड़ी दूर है। हरिद्वार में रोशनाबाद में कई सौ कंपनियां लगी तो आज वहां हजारों बहन भाई जो हैं, लाखों, हजारों नहीं लाखों युवा बहन भाई और जो पढ़े लिखे बहन भाई है वो रोजगार कर रहे हैं। अपनी जेब में पैसे कमाते हैं और अपने घर की समस्याओं को हल करते हैं। तो जब वहां लग सकता है यहां नहीं लग सकता। लेकिन लगेगा कैसे? जब आपकी वोट से चुना नेता पार्लियामेंट में जाके इस बात को बोलेगा कि भाई हमारे क्षेत्र में ये साधन होने चाहिए, अच्छी बिजली, कम दाम में बिजली, बढ़िया पानी, पीने के लिए साफ पानी, अच्छी सड़कें, और जो समस्या चाहे खो की हो चाहे बाढ़ की हो, जब तक आपका नेता जिसको आप चुनकर भेजते हो वो नहीं बोलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये देश अमीरों का देश हो गया है और अमीर चाहते हैं गरीब कीड़े मकोड़े की तरह जिए। और हम लोग ये चाहते हैं अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं कि देश में गरीब की भी इज्जत हो, क्योंकि जैसा सदगुरु रविदास जी महाराज कह गए कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि भाई राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, हर आदमी के लिए खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े और सर ढकने के लिए छत और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो।
किसी को कोई बहुत गरीब ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, सब लोग मिलजुल कर जिए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी का शोषण ना हो। और उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, कि कोई भी घर ऐसा ना हो जिस घर में कोई गम हो। ऐसा राज लाने वाला विचार जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया, उसी विचार को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया। अब वो संविधान के आधार पर राज लाने का काम जो है जनता करती है, जिसको वोट देती है वो तो उसमें ताकत आती है। आप अगर चंद्रशेखर को ताकत दोगे तो चंद्रशेखर ताकतवर हो जाएगा, चंद्रशेखर ताकतवर हो जाएगा तो अपनी माओ भाइयों के हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेगा। आप दफ्तरों में जाओगे, अधिकारी सुनेगा नहीं, हर काम के घूस लेगा। लेकिन जिस दिन चंद्रशेखर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वो अधिकारी आपके यहाँ आया करेगा पंचायत भवन में, और आपके यहाँ मुनादी करा क्या करेगा, भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा है कि गांव के लोग नहीं आएंगे, हम आ गए हैं, आप अपनी समस्या में बताओ, हम आपकी समस्या यही हल करके जाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं, जिसके पास आधार कार्ड नहीं, जिसकी पेंशन नहीं बनी, जिसकी और कोई समस्या है, हमें बताओ, हम यही हल करके जाएंगे। क्योंकि आप आपके टैक्स के पैसे से हमें तनख्वाह मिलती है, हम आपके नौकर हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आगे। लेकिन अभी तो वो अपने आप को मालिक समझते हैं, क्योंकि नेता भ्रष्टाचारी है, उनकी हैसियत ही नहीं कुछ कहते उनको। तो इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं, लेकिन आपके बगैर नहीं लड़ सकता हूं। और अगर आप चाहते हो कि चंद्रशेखर इस लड़ाई को लड़े और ये गरीबी बेबसी खत्म हो, और मुझसे एफिडेविट लिखवा लो 10 साल का, एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अगले 10 साल में आप ही की नहीं, इस देश में रहने वाला है गरीब की जिंदगी बदलने का काम, और उसका पूरा रोड मैप है मेरे पास, कि किस तरह इस देश में जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा है दलितों, पिछड़े, आदिवासियों के साथ, और धर्म के आधार पर सिखों के, जैन के, बौद्धिस्टों के, मुसलमानों के साथ, और अन्य जो गरीब और महिलाएं, उनके सबकी रक्षा, सुरक्षा और उनको अच्छा जीवन जीने की गारंटी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे, हाथ नीचे करो। अब लोकतंत्र में मदद करने का एक ही तरीका होता है, आप मुझे 500 किलो माला पहना दो, इससे मदद नहीं होगी। आप इससे बढ़िया टेंट लगा दो, मैं टेंट लगाने वाले को धन्यवाद करता हूं, लेकिन इससे मदद नहीं होगी। मदद होती है लोकतंत्र में वोट से। जब आप चंद्रशेखर आजाद को वोट दोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, उसकी कलम में ताकत आएगी, और जब उसकी कलम में ताकत आएगी फिर वो कुछ करके दिखाएगा। तो मुझे बताओ, वोट देने के लिए हमारा निशान पता आप लोग क्या है? जोर से बताओ क्या है? आप चुप हो जाओ सब लोग, ये पीछे वाली बहनें बताएंगी, माए क्या है हमारा चुनाव निशान? जोर से बताओ भाई, इतने तुम तो रोजे भी नहीं हो और तुम व्रत भी नहीं हो। क्या है हमारा चुनाव निशान? आप बताओ, आगे वाली माए सारी इकट्ठी होकर बताओ। तो केतली को वोट कौन देगा? हाथ उठाओ जो केतली को वोट देगा ईमानदारी से। और जो किसी पैसे वाले के चक्कर में आके केतली के खिलाफ वोट देगा, उसका क्या करना चाहिए? है हाथ नीचे करो। एक डर आपको ये होगा कि वोट तो देंगे चंद्रशेखर आजाद को और चली जाएगी सोने की चम्मच लेके पैदा, उसे क्या पता गरीबी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। देखो